एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पार्ट 2। जैसा कि आप सभी को पता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा था और हमने बेसिक चीज़ों के बारे में समझा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, किन प्रकार से परिवर्तन होता है। हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के सक्रिय उदाहरण भी होते हैं। तो उन सारी बातों के बारे में हमने सीखने के बाद आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 हमारा उन्हीं चीज़ों के आगे कंटिन्यू रहेगा, यानी उन्हीं चीज़ों के आगे की चीज़ें रहेंगी पार्ट 2 में। तो स्टार्ट कर दें एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में चैप्टर 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पार्ट 2। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, तो क्योंकि आपको एक मज़ेदार तरीके से एक नए अंदाज में कई सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने क्रियाकलाप 6.5 तक की चीज़ें कंप्लीट कर ली थी और हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी कि भौतिक परिवर्तन में किन किन प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम क्रियाकलाप के द्वारा समझा गया था। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आगे समझने के लिए अब हम उन्हीं चीज़ों को आगे समझने के लिए रासायनिक परिवर्तन के लिए कुछ क्रियाकलाप देखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए करना है आपको, यानी इस क्रियाकलाप में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी आपको। ठीक है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में मैग्नीशियम का जो फीता है उसमें मोमबत्ती के द्वारा आग लगाई जा रही है। तो इस फीते के जो आग लगी है, इसको लंबे समय तक देखना हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें। यानी जो आप ज्वाला स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर तो ये देख सकते हैं, आप कई बार देख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको क्रियाकलाप यानी अपने लैब में करेंगे तो तब आप इसको बिल्कुल ध्यान से अपनी आंखों से मत देखिएगा, यह आपकी आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लेना है। इसके सिरों को रेगमाल से साफ करना है। रेगमाल यानी एक पेपर होता है जिसके द्वारा इसके सिरों को साफ करना है। ठीक है, सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लेके जाना है। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगती है। कैसी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, किस प्रकार से जलेगी। यह चमकदार श्वेत सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगती है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर, जिस प्रकार से आप अगरबत्ती जलाते हैं तो ये देखिएगा कि अगरबत्ती जलने के बाद कुछ पाउडर के रूप में वहां पर गिर जाती है, यानी उसी को हम भस्म कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये फीता आप जलाएंगे तो उस फीते के जलने के बाद वहां पर कुछ भस्म के रूप में वहां पर शेष रह जाएगी। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? तो आप देखिए कि क्या जो भस्म वहां पर पड़ी होती है वो मैग्नीशियम के फीते के समान ही दिखती है कि नहीं दिखती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद मैग्नीशियम कौन, जो फीता है, ऑक्सीजन कौन, जो हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उसी के द्वारा तो कहीं भी आग लग सकती है। ठीक है, यानी अगर कहीं भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ठीक है, तो
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ध्यान दें यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या होना, यहाँ पे जो एरो का मतलब होता है वह प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही छात्रों से अपेक्षित है। ठीक है बच्चों, इस जो चैप्टर में है यह जो समीकरण है ये आपको संतुलित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यह समीकरण आपको बताया गया है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, भस्म आपके सामने है। क्या आपके जब आपने मैग्नीशियम जलाया तो इसी प्रकार का आपको भस्म मिला कि नहीं मिला? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो लगभग कुछ इसी प्रकार का हमें भस्म प्राप्त होता है। भस्म को एकत्रित करने इसमें जल के कुछ मात्रा मिलाइए। अब आप उस भस्म को एकत्रित करिए, इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण को अच्छी तरह मिलाना है। ठीक है, मिश्रण को अच्छी तरह चलाना है, यानी उसको हिला के चलाना है, मिलाना है, एकदम अच्छा पेस्ट बन जाना चाहिए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण करना है। अब लिटमस पत्र के बारे में हमने पिछले जब हम अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने लिटमस पेपर के बारे में बहुत आपको डिटेल से बताया था। तो अब वही लिटमस पेपर को आपको फिर से यूज करना है। अब मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण करना है। ठीक है, लिटमस पेपर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, नीला होता है, लाल होता है, उसमें आपको इसका परीक्षण करना है। ठीक है, क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला करता है? आपको पता है जो लिटमस पेपर है तो नीला कब होता है और लाल कब होता है। ठीक है, इसका हमने चैप्टर पढ़ा है जब हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण वाला, तो हमने इन सारी बातों के बारे में डिस्कस किया था कि कब लिटमस पेपर लाल होगा, कब लिटमस पेपर नीला होगा। ठीक है, नहीं अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाइए और ये वीडियो आप अम्ल, क्षार और लवण वाला वीडियो कंप्लीट करिए और उसको देखिए। इस परीक्षण के आधार पर जलीय विलयन को किसी रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय। भस्म को जल में घोलने का यह नया पदार्थ बनता है। भस्म को जब हम जल में घोलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जाता है। इस परिवर्तन को किस समीकरण द्वारा लिखा जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है प्लस जल, यानी जो इस जल में हम उसको मिलाते हैं, जल का होता है H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फिर हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को मिलाने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलने में घुलने के पर बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जबकि भौतिक परिवर्तन जब होता था तो उनमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता था। तो ठीक है, समझ में आई? इतनी चीजें आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, एक फिर से क्रियाकलाप करते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने पर इसके लिए इसको करना है। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। तो नोट डाउन करिए, आप सभी को मैंने बता दिया है, जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करिए। मैं क्लास के बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और असाइनमेंट दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखने के लिए भी कहूंगी। तो वही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, तो जल्दी से लिख लीजिए। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीला थोथा बताइए, नीले थोथे का रासायनिक नाम बताइए, तो आप कहेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपर सल्फेट किसको कह देंगे? नीला थोथा कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए। ठीक है, इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। ठीक है, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल देना है। क्या करना है? कुछ विलयन को ले लेना है परख नली में और कुछ विलयन उसी बोतल में बचा लेना है। अब उसी बोतल में हमें क्या करना है? एक कील
अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का जो टुकड़ा होता है उसको उसमें डालना है। लगभग आधे घंटे वेट करने के बाद, आधे घंटे प्रतीक्षा करने के बाद अब विलियन को रंग दे दीजिए। अब विलियन का आपको वो कलर देखना है। इसकी तुलना में अलग से बचाए गए नमूने के विलियन रंग से कीजिए। अब दोनों को कंपैरिजन करना है, जो आपने विलियन परख नली में निकाला था और जो आपने उसमें ब्लेड डालने के बाद जो विलियन का कलर है, उन दोनों विलियन को आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों विलियन में क्या डिफरेंस आता है। तो स्क्रीन पर देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जिसमें कॉपर सल्फेट यानी जिसमें नीला थोथा था वह कैसा है, हल्के नीले कलर का है, और जिसमें आपने ब्लेड डाला था वह कैसा हो गया है, हल्के हरे रंग का हो गया है। तो उसमें क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया है। ठीक है, लोहे के साथ अभिक्रिया करने के कारण कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वह आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। क्या आपको विलयन में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। जल्दी से यस करके कमेंट करिए। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वाला जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वह हल्के नीले रंग का है, और जिसमें हमने आयरन के या लोहे का टुकड़ा डाला था, ब्लेड का टुकड़ा डाला था, वह हल्के हरे रंग का हो गया है। ठीक है, विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। तो जो लोहे की कील पर भूरा जो निक्षेप होता है कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन नीला थोथा CuSO4। कॉपर सल्फेट का नोट डाउन करिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। तो नीले थोथे को क्या कहेंगे, CuSO4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। साथ ही लोहे का होता है Fe, आयरन सल्फेट विलयन FeSO4, हरा जो हरे कलर का होगा। कॉपर यानी Cu वह होगा भूरा निक्षेप। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? आगे बढ़े, एक और क्रियाकलाप करते हैं। परख नली लेना है आप सभी को। किसी परख नली में 1 चम्मच सिरका डालना है। क्या डालना है? सिरका डालना है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। कैसी बुदबुदाहट की? जिस प्रकार से आप जब कोल्ड ड्रिंक को अपने ग्लास में निकालते हो तो जब आप उसको कान लगाकर वहां पर सुनोगे तो आपको हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई देगी। उसी प्रकार की ध्वनि आपको यहाँ भी सुनाई देगी। ठीक है, और गैस के बुलबुले भी बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र में दिखाई गई अवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारना है। यानी ताजे बने यानी जो अभी हाल ही में चूने का पानी बनाया गया है उससे गुजारना है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होना है इसको हमें आपको बताना है। परख नली में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? सिरके को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो नोट डाउन करिए, सिरकों को क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल कहेंगे। और खाने के सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल और खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों के मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साथ ही कुछ अन्य पदार्थ भी हमें प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो चूने का पानी होता है उसके बीच कुछ प्रक्रिया होती है। किस प्रकार से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2। ठीक है, यह अब दोनों मिलकर अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। क्या बनते हैं? यह दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही हमें जल भी प्राप्त होता है जो H2O होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है।
चूने के पानी का दूधिया हो जाना किसका परीक्षण है? कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो यह किस रासायन को दर्शाता है, यानी यहाँ इस प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का यह मानक परीक्षण होता है जब चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको इसका उपयोग अध्याय 10 में यह देखने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो इसके जो आगे की चीजें हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। अभी आप इन चीजों को समझिए। अब आपने देखा क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 तक आपने देखा कि प्रत्येक में परिवर्तन या एक से अधिक पदार्थ नए बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में ले जाने पर यह भस्म का एक नया पदार्थ बनता है। फिर क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। ठीक है, कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया। अब क्रियाकलाप 6.8 में हमने देखा कि सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसे चूने के पानी से ले जाने पर चूने का पानी दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बना था। मैंने जस्ट अभी बताया है। जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी कर बताइए। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन की पार्ट फर्स्ट में परिभाषा पढ़ी थी, अब उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा समझते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मैंने पिछले पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक गुण क्या होते हैं, और अभी मैंने बताया रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पर नोट डाउन करिए क्वेश्चन फटाफट और लिखकर मुझे बताइए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है आपको। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन वही रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक से अथवा अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के ही परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस परिवर्तन में हमें नए पदार्थ मिलते हैं, तो यह हमारे जीवन में और अधिक चीजों को उपयोग करने के लिए यह परिवर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इस परिवर्तन के द्वारा नए नए प्रकार के पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग होती है। ठीक है, जो हमारी औषधियां होती हैं वह भी रासायनिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होती हैं, जिसमें औषधि का निर्माण कैसे हो रहा है? कुछ चीजों को रासायनिक अभिक्रिया करके हम नए पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी नई औषधियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। वास्तव में प्रत्येक जो हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह कैसे उत्पन्न हुई है? रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके ही बनाई गई है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित करता है। नए उत्पादों को अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। निर्मुक्त होना यानी बाहर निकलना। ठीक है, विकिरण में उदाहरण के लिए पराबैंगनी किरणें। ठीक है, सभी लोग परिचित हैं पराबैंगनी किरणों से। मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि का उत्पन्न होना। रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि का उत्पन्न होना भी होता है।
तीसरा, गंध में परिवर्तन होना अथवा कई नई गंध का बनना। तीसरा क्या होता है, गंध में परिवर्तन यानी जो स्मेल होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है या फिर कोई नई गंध यानी कोई नई स्मेल हमें बन सकती है। तो सभी लोग, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई परफ्यूम या डिओ बनाते हैं यानी परफ्यूम और डिओ लगाते हैं तो हमने कभी नहीं सोचा ये बनते कैसे हैं। परफ्यूम और डिओ भी रासायनिक प्रक्रिया का एक उदाहरण कह सकते हैं। इनके में क्या होता है कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा इनमें नए नए प्रकार के हम स्मेल यानी नए नए प्रकार के जो गंध होते हैं उनको उत्पन्न किया जाता है। रंगों में परिवर्तन होना। अब रासायनिक परिवर्तन द्वारा रंगों में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किसी गैस का बनना। अब रासायनिक परिवर्तन में बहुत नई नई प्रकार की गैसें भी बनती हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा इन पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। सभी ने समझा मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसमें नए पदार्थ बन रहे हैं। कैसे? जब हम कोयला को जलाते हैं तो वह कोयला जल के भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वह लकड़ी जल के किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब हम पत्तियों को जलाते हैं तो वह भी जल के भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सारे परिवर्तन भी क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो सभी को आपको पता है, जैसे मैंने भी बताया कि रासायनिक परिवर्तन बहुत सारी नई चीजें उत्पन्न होती हैं, उसमें ऊष्मा का उत्पादन भी होता है। तो जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो भस्म तो हमें मिलेगी ही, लेकिन साथ ही हमें ऊष्मा भी मिलेगी। हम लकड़ी क्यों जलाते हैं, हम कभी कभी खाना बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी का उपयोग हम जब खाना बनाने के लिए करेंगे तो हमें ऊष्मा के चाहिए होगी। ऊष्मा के लिए तो हम लकड़ी जला रहे हैं और वह लकड़ी जलने के बाद हमें भस्म के रूप में प्राप्त होती है। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पटाखों का विस्फोट होना। सभी को पटाखे बहुत पसंद है और सभी को पटाखे जलाना भी बहुत पसंद है। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक होता है, यानी इसको आपको सावधानी के साथ पटाखों को जलाना चाहिए। तो पटाखों में विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। तो जो पटाखों में विस्फोट होते हैं जिसके द्वारा तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, मैंने भी बताया था ना रासायनिक परिवर्तन में कई सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, ध्वनि, ऊष्मा। तो पटाखे जब आप जलाते हैं तो उनके अंदर जो मसालों के रूप में बारूद होता है वह क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ होते हैं और वह रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें पटाखों से तेज ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती हैं। तो जब आप पटाखे जलाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पटाखे जला रहे हैं तो उसमें से ध्वनि, ऊष्मा और विभिन्न प्रकार की गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित भी करती हैं। तो इसलिए पटाखों को थोड़ा कम जलाइए और अपने वातावरण को स्वच्छ रखिए। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, कितने लोगों ने इस दिवाली पटाखे जलाए हैं या नहीं जलाए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, अब बासी खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है, तो समझते हैं क्या होता है। भोजन सामग्री जब बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। बिल्कुल, जब वो हमारा जो खाना होता है, फेवरेट हमारा फूड होता है, जब वो खराब हो जाता है तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है। ठीक है, क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर इस चीज के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। और तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट को जरूर रिवीजन करिए, देन पार्ट सेकेंड देखिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू, गुड डे।